Yeah, good evening. Today we are doing videography for the topic electromagnetic induction. In short, it is called EMI, right? Earlier that topic was deleted previous year, but this year it has been included in syllabus. As you know, EMI means also known as electromagnetism. It is the production of electricity with the help of magnetism. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की हेल्प से, तो इस फंडे को, इस फिनोमिना को हम ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और आप कोई कंपस नीडल उसके पास ले जाते हैं, तो कंपस नीडल उसके में डिफ्लेक्शन होता है, तो मतलब करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। अब इस फंडे में हम सीखेंगे अगर कहीं मैग्नेटिज्म है तो हम करंट भी इंड्यूस पैदा कर सकते हैं। बार बार हम करंट इंड्यूस ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी स्ट्रेट वायर को ऊपर नीचे रैपिडली करते हैं बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ हॉट शू मैग्नेट, तो करंट प्रोड्यूस होता है। वही इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। करंट पैदा होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। दो तरीके हैं, या तो हम कंडक्टर को मूव करा लें मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, और या हम बार मैग्नेट को मूव करा लें कंडक्टर के अंदर। दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन इंड्यूस करंट। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है मूविंग स्ट्रेट वायर बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। जो करंट पैदा होता है कि अगर हम स्ट्रेट वायर को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो करंट पैदा होता है उस करंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट कहते हैं। पेज नंबर 94 लखमीर सिंह से मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। ईएमआई का जो फिनोमिना है ये ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे और अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी ने 1831 में किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो प्रोसेस है इससे हम जनरेटर बना पाते हैं, और आपको पता है जनरेटर का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना डिफरेंट पावर स्टेशंस पर। इससे पहले कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊं, मैं ईएमआई फिनोमिना के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा, जैसे कि गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लो इलेक्ट्रिक करंट और लो वोल्टेज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। सॉरी, गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है सर्किट के साथ। जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता गैल्वेनोमीटर में, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट के फ्लो को चेक कर रहा है। जब कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा होता गैल्वेनोमीटर में, तो उसका पॉइंटर, इसका जो पॉइंटर जीरो होता है ना, वो सेंटर पे होता है, राइट। और राइट और लेफ्ट ये मूव करता है, मतलब रीडिंग्स होती है वहाँ पर। तो जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा गैल्वेनोमीटर में, तो इसका पॉइंटर जीरो मार्क पर होता है, सेंटर पर होता है सेमी सर्कुलर स्केल में। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है गैल्वेनोमीटर में, तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, या तो राइट में डिफ्लेक्ट करता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और या तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है। एक पेन दीजिए मुझे। अब सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा क्लास कि ईएमआई बाय यूजिंग अ स्ट्रेट वायर और हॉर्सशू टाइप मैग्नेट की हेल्प से कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं वायर ए बी है, ये एक यू शेप मैग्नेट है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, ठीक है ना। वायर को उसके अंदर रखा गया है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट में। उसमें गैप होता है, आपको पता है, और वायर के दोनों जो एंड्स हैं वो गैल्वेनोमीटर से अटैच है। जब तक वायर ऐसे स्टेशनरी है, स्थिर है इस यू शेप मैग्नेट के अंदर, तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब है कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। और जैसे ही ये वायर को आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, अगर वायर अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो यू शेप मैग्नेट के अराउंड है उनको कट करेगी, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। अगर आपका कंडक्टर यानी वायर ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होगी, और गैल्वेनोमीटर में आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं क्लास, राइट हैंड साइड पर है। मैंने बताया था इसका जो जीरो होता है सेंटर में होता है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर अगर राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब है करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये सिंपल सा फंडा है। स्ट्रेट वायर ए बी को हेल्ड किया गया नॉर्थ और साउथ पोल में किसी भी हॉर्सशू मैग्नेट में। जो दो एंड्स हैं वायर के,
वो कनेक्ट किए गए हैं किसी भी करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि गैल्वेनोमीटर से। जब वायर को आप स्टैंड स्टिल रखेंगे, मतलब स्थिर रखेंगे बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में। इससे ये पता चलता है कि कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और वायर जो है स्टेशनरी रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जब आप ए बी वायर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, जब वायर ऊपर जाएगी तो डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर पॉइंटर में। इससे ये पता चलता है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, ए बी में मोमेंटरली, कुछ ही समय के लिए हो रहा है, कुछ ही क्षणों के लिए हो रहा है। इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई है। तो और ये डिफ्लेक्शन तभी तक रहेगी जब तक आपकी वायर मोशन में है, ठीक है। जब वायर मूव्ड अप होती है मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट प्रोड्यूस होता है। और दूसरे केस में, दूसरे फिगर में मैंने बताया था कि वायर को हम डाउन मूव करा रहे हैं, राइट, ऊपर से नीचे ला रहे हैं। तो जब डाउनवर्ड आएगी बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, तो वायर को जब आप डाउनवर्ड लाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है इस बार अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इससे ये पता चलता है कि वायर जब डाउन आएगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑन इलेक्ट्रिक करंट वो उसको पैदा करती है, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वायर इज रिवर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द वायर इज ऑल्सो रिवर्स। तो बेटा मेन हमने यही सीखा इसमें कि अगर वायर अप एंड डाउन मूव करेगी, इट विल कट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एंड करंट इज इंड्यूस इन द सर्किट बिकॉज देयर वॉज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जो डायरेक्शन है इस इंड्यूस करंट की, जो करंट पैदा हुआ है, इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दें। जो मूवमेंट आ रही है वायर में, वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसे वायर कट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की। वायर यहाँ कंडक्टर और करंट पैदा हो रहा है। एक जनरेटर जो है वो यही मूवमेंट को यूज करता है, लेकिन उसमें कंडक्टर की जगह, मतलब स्ट्रेट वायर की जगह रेक्टेंगुलर कॉइल यूज होती है, आप ध्यान रखना। और रेक्टेंगुलर कॉइल ही रोटेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जनरेटर दो टाइप के हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। और मोटर सिर्फ डीसी होती है, कोई एसी मोटर जैसी नहीं होती। इलेक्ट्रिक मोटर तो हमारे सिलेबस में है, पर जनरेटर कट चुका है सिलेबस से। When a wire is moved between the poles of a fixed magnet, then the current is produced in the wire. और रिवर्स भी ट्रू है, if a wire is kept fixed but a magnet is moved inside it, even then a current is produced in the wire. अब दूसरे वाले केस में हम आपको EMI की हेल्प से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कॉइल और बार मैग्नेट में। पर इस बार कंडक्टर जो है बेटा वो स्टेशनरी रहेगा। आप देख सकते हैं कंडक्टर स्टेशनरी है, स्थिर है, और हम बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो है बार मैग्नेट है। सपोज कर लीजिए जब तक बार मैग्नेट आउटसाइड है, आउटसाइड द कंडक्टर है, सेटअप लगा हुआ है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर को आप देख सकते हैं। जब तक बार मैग्नेट बाहर है, बिकॉज इट इज, और कंडक्टर ये है, ये जो आपको कर्ली वाला दिख रहा है, ठीक है, कर्ड वायर से ए बी कंडक्टर है, तो बार मैग्नेट हमारी बाहर है, तब तक कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगी, मतलब कोई करंट नहीं इंड्यूस होगा। पर जैसे ही आप बार मैग्नेट को अंदर ले जाते हो, कुछ इस तरीके से ऐसे अंदर ले जाते हो, इस फिक्स कॉइल ऑफ वायर के अंदर ले जाते हो, देन देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर एंड द पॉइंटर मूव्स ऑन द राइट हैंड साइड। जब तक ये अंदर है वो डिफ्लेक्शन राइट पर ही रहती है, और जब आप इस बार मैग्नेट को वापस देखिए ऐसे बाहर ले आते हैं, जैसे कि सेकेंड वाले में दिखा है, तो फिर से डिफ्लेक्शन होती है इन द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और वो लेफ्ट साइड पर होती है। पहले फिगर में हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैग्नेट को हम पुश करेंगे फिक्स कॉइल में तो करंट प्रोड्यूस होता है, और दूसरे केस में हमने देखा जब मैग्नेट को हम पुल करेंगे फ्रॉम द फिक्स कॉइल। याद रखना इस बार कॉइल यानी कंडक्टर स्टेशनरी है, बार मैग्नेट अंदर बाहर हो रही है। तो सेकंड केस में हमने देखा जब हम मैग्नेट को बाहर की तरफ पुल करेंगे फ्रॉम द फिक्स कॉइल, इवन देन अ करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का बाय मूविंग अ मैग्नेट इनसाइड अ फिक्स कॉइल ऑफ अ वायर, ये भी एक तरह का EMI है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। ये जो कंसेप्ट है फिक्स कॉइल का और रोटेटिंग मैग्नेट का, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल इन बिग जनरेटर ऑफ पावर हाउसेस। और जो कंडीशन नेसेसरी हैं
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए बाय ईएमआई, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए वायर में और मैग्नेट में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे मिस्टर फैराडे और हेनरी ने, और उन्होंने ईएमआई के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी जो मैं बता देता हूँ। अ करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटिव टू अ फिक्स मैग्नेट। करंट तभी पैदा होगा जब वो मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स मैग्नेट। करंट इज ऑल्सो इंड्यूस इन अ फिक्स कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द कॉइल। कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा जब कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी होगी, ये तो हमने देखा ही। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल is reversed, then the direction of current induced in the coil also gets reversed। और मैग्नीट्यूड करंट का हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर की वाइंडिंग यूज़ करें, या हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के बढ़ा दें, या हम मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, या रोटेशन ऑफ कॉइल भी बढ़ा दें। इसके बाद है क्लास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। हॉरिजॉन्टली ही पकड़ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर के केस में यूज़ होता है। आपको अपने राइट हैंड को इस पोजीशन में रखना है। अगर ये फिंगर सीधी रखूंगा तो ब्रेक हो जाएगी, तो आप राइट हैंड को ऐसे ही रखिए, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये जनरेटर में यूज होता है, पर आपको बस फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही पढ़ना है। लेफ्ट हैंड के सिमिलर ही है। थंब इज फादर, दिस इज मदर, दिस इज चाइल्ड। If you are holding all three perpendicular to one another, thumb, forefinger and center finger, then thumb, father, it gives the direction of magnetic force or motion. Forefinger, mother, it gives the direction of magnetic field of lines. And center finger, child, it gives you the direction of current. बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है क्लास, ठीक है। तो ये रूल है, बड़े अच्छे से याद रखना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। इसके बाद डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। देखो डायरेक्ट करंट क्या है कि अगर करंट यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसे डायरेक्ट करंट कहेंगे। बैटरी से जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट होता है। और ऑल्टरनेट करंट जो होता है वो रिवर्स कर देता है अपनी डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आपको ग्राफ बना के समझाऊँ ना, तो ऑल्टरनेटिंग का ऐसे होता है ग्राफ, राइट। घरों में अधिकतर एसी आता है, लेकिन मोटर वगैरह ये डीसी पे काम करती है। और डायरेक्ट करंट होगा आई वर्सेस वी, वो भी आई वर्सेस वी है बेटा, ठीक है। और डायरेक्ट करंट ऐसे होगा, मतलब 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर का ही फ्लो होता रहेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये जो डायरेक्शंस ये आपको दिखे ना, इसे साइनोसोइडियल कर्व्स भी कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर करंट यूनिडायरेक्शनल है तो उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इट इज़ रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज डीसी। जो पॉजिटिव और ये जो करंट है, हमें डायरेक्ट करंट जो है हमें सेल और बैटरी से मिलता है। डायरेक्ट करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा सेम ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है डायरेक्ट करंट की फिक्स होती है। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट आर ड्राई सेल बैटरी, कार बैटरी, डीसी जनरेटर। अगर करंट रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम ए डॉट सी भी लिखते हैं। अधिकतर पावर स्टेशन जो है इंडिया में वो एसी पर ही काम करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, वो रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन हर 1/100 सेकेंड पर, मतलब 1 सेकेंड में 100 बार रिवर्स करता है, याद रखना है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो फिक्स नहीं होती। इसके जो कई सोर्सेज है, पावर हाउस जनरेटर, कार ऑल्टरनेटर एंड बाइसिकल डायनमोज, डायनमो जनरेटर का ही नाम है। एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट over direct current is that in the alternating current can be transmitted over long distances without much loss। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम ज़्यादा दूरी तक भेज सकते हैं और उसमें ज़्यादा लॉसेस भी नहीं होते। जैसे कि आप एक लार्ज पावर हाउस जनरेटर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लैंप और कैटल को देख सकते हैं जो डीसी पर ही काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पर। रेडियोज और टेलीविज़न भी डीसी पे काम करते हैं, उनके अंदर एक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो क्लास दोनों एसी और डीसी ही लाइटिंग और हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न
इन्हें एक डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल डिवाइस होता है, मैंने बताया ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर इस बार हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन एक और टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए एक कॉइल ए है जिसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और उसके पास ही एक कॉइल बी उसके काफ़ी पास रखी हुई है और उसे गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया है। जब बैटरी से करंट आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्विच को आप ऑन कर देना, की को क्लोज कर देना, या तो करंट फ्लो करेगा। तो कॉइल ए के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सेटअप हो जाएंगी बेटा। वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कॉइल बी को भी हिट करेंगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉइल ए और बी को आपको बड़े पास में रखना है, ठीक है। तो कॉइल बी में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी, जिसकी वजह से अभी अभी हमने पढ़ा कहीं मैग्नेटिज्म है तो वहाँ करंट भी इंड्यूस हो सकता है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा राइट साइड पे, जिससे पता चल रहा है कि भाई करंट प्रोड्यूस हुआ है, राइट। ये ट्रांसफार्मर में ये एप्लीकेशन यूज में आती है। तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप इट कैन बी ब्रॉट बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ यू शेप मैग्नेट और बाय मूविंग अ बार मैग्नेट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, जैसा कि मैंने दो एग्जांपल्स में दिखाया था पीछे, दो एक्सपेरिमेंट्स में। अब आप ईएमआई स्टडी करेंगे और इसे प्रोड्यूस करेंगे दो कॉइल लेकर, क्योंकि अगर कॉइल करंट चेंज होगा एक कॉइल के अंदर में तो करंट इंड्यूस हो जाएगा दूसरी कॉइल में, जैसा मैंने बताया, जो उसके पास रखी गई है। कोई भी रिलेटिव मोशन जो है कॉइल के अंदर, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बुक से। दो सर्कुलर कॉइल्स हैं ए और बी, जिन्हें साइड बाय साइड रखा गया, एक दूसरे के पास में रखा गया है। Coil A is connected to a battery and switch S, whereas coil B is connected to galvanometer, जैसा कि मैंने बताया था। अगर आप करंट पास करते हैं कॉइल A में से स्विच को ऑन करके, तो जैसे ही करंट पास होगा कॉइल A में, तो जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल B से अटैच है, उसमें डिफ्लेक्शन आ गई, लेकिन वो वापस वो डिफ्लेक्शन फिर वो जीरो पर आ जाएगा पॉइंटर। इसका मतलब है कि जब हम करंट दे रहे हैं कॉइल A को, तो करंट इज कॉइल बी में भी मोमेंटैरिली का मतलब है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए कॉइल बी में भी करंट सेटअप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉइल ए को हम करंट दे रहे थे। अगर करंट इज नाउ केप्ट ऑन, अगर ऑन रखोगे कॉइल ए के अंदर में, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल बी को कुछ भी नहीं होगा। फिर से हम कॉइल ए के अंदर जो करंट है उसे ऑफ करेंगे। जैसे जैसे हम उसको स्विच ऑफ करेंगे कॉइल ए में, तो गैल्वेनोमीटर जो बी में अटैच था वो फिर से हल्की सी मोमेंटैरिली डिफ्लेक्शन दिखाएगा, पर इस बार अपोजिट साइड में दिखाएगा। इससे ये पता लगा कि अगर कॉइल ए के अंदर हमने करंट ऑफ भी किया तो भी एक छोटा सा करंट कॉइल बी में सेटअप हो रहा है, पर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। इफ वी कीप ऑन स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ rapidly, then the galvanometer pointer will keep on moving on both sides of the zero, कभी राइट जाएगा कभी लेफ्ट जाएगा, ठीक है। इट शोज द कॉन्टिन्यूस करंट इज इंड्यूस इन कॉइल बी, यानी कि जो करंट कॉइल बी के अंदर है वो लगातार डायरेक्शन चेंज और कर रहा है, कभी राइट जा रहा था कभी लेफ्ट। इसका मतलब वो एसी करंट है, क्योंकि डीसी मैंने बताया था यूनि डायरेक्शनल होता है। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि अगर कॉइल ए के अंदर करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो वो नियर बाय वाली कॉइल बी में भी सेटअप हो जाता है। कॉइल ए विच कॉसेज इंडक्शन, इसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अ करंट इज इंड्यूस, एक करंट पैदा होता है, ठीक है ना, दोनों कॉइल्स में, बट दे आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, राइट। तो जब हमने स्विच ऑन किया था कॉइल ए के अंदर वाला करंट, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई और उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया बी के अराउंड। ये इफेक्ट कुछ ऐसे सेम है जैसे हम पुश करेंगे किसी मैग्नेट को कॉइल बी में, यानी कि एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा कॉइल बी में कुछ समय के लिए। व्हेन द करंट इन द कॉइल ए बिकम स्टडी, द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बिकम स्टडी एंड और वो रुक जाता था करंट बी में। और फिर बेटा जब हमने कॉइल ए के अंदर ऑफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी में रुक गया। इस इफेक्ट की वजह से ये कुछ ऐसा इफेक्ट है जैसे आप मैग्नेट को क्विकली बाहर निकाल लें कॉइल बी से, तो जो इंड्यूस करंट फ्लो रहा है कॉइल बी में वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि कॉइल बी में भी करंट इंड्यूस हो रहा है। द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
in it when the current in coil A is switched on or switched off. तो अगर आप कॉइल A को कनेक्ट करते हैं किसी AC सोर्स से तो लगातार कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल B के अंदर, जिसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा रिलेटिव नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर जो कॉइल A में और कॉइल B में प्रेजेंट है. ये फैक्ट मैंने पहले ही बताया आपको. स्टेपिंग अप इंक्रीजिंग या स्टेपिंग डाउन डिक्रीजिंग ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, जहां पर वोल्टेज जो है एसी की लगातार स्टेप अप और स्टेप डाउन होती है. ये ट्रांसफार्मर पावर स्टेशंस में यूज़ किए जाते हैं और वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टीवी सेट्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है क्लास, इसके क्वेश्चंस के लिए हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे. सो दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ मैग्नेटिज्म चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.